नमस्कार। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव और आज उसका दूसरा चरण चल रहा है। आज दूसरे चरण पर इस समय लगभग 88 सीटें उन पर वोटिंग होगी। वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा चिंताजनक है। दावा इस बात के लिए किया जा रहा है कि ये जो वोटिंग कम हो रही है, किस दिशा में ये जाएगी। लेकिन आज इस दूसरे चरण में आज की वीडियो में दो पक्षों पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। मुख्यतः यह दूसरा चरण किसकी तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, इसकी करवट किधर है, और इसको लेकर के आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो इस दूसरे चरण के मतदान का आज एक अहम दिन और मतदान तेजी से हुआ। मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन इसको लेकर के एक उम्मीद कि अब मतपेटियां अब ये बयां करेंगी, मशीन बताएगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वीवीपैट का मिलान नहीं करेंगे हम, तो मशीन अब अपने आप अकेले बता देगी कौन जीता और कौन हारा। इसको लेकर के अब बातचीत होगी। लेकिन दूसरे चरण का 2019 का अगर थोड़ा सा समीकरण समझें तो 2019 में 88 सीटें दूसरे चरण में थीं और इस 88 सीटों में से 52 सीटें बीजेपी के पास थीं, 52। कांग्रेस के पास केवल 18 सीटें थीं, जेडीयू के पास 4, शिवसेना के पास 4, जेडीएस के पास 1, 9 सीटें अन्य जैसे बसपा के पास थी और इस तरह के लोगों के पास थी। इस बार का समीकरण ठीक वैसे नहीं जा रहा है और बहुत सारे लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि नहीं साहब, चीजें बदल रही हैं, भाषा बदल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में तल्खी बढ़ रही है, तेवर बदल रहे हैं और उस बदलाव की दिशा में जब जा रहे हैं तो वो ये दिखा रहा है कि अवसाद तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए लगातार कभी आरक्षण, कभी हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री जी उस दिशा में जा रहे हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में क्या स्थितियां हैं और इसको लेकर के 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें बिहार में दूसरे चरण में आज वोट डाले गए, जिनमें से पहली सीट है किशनगंज, दूसरी सीट है कटिहार, फिर पूर्णिया, भागलपुर चौथी सीट और पांचवी बांका। शुक्रवार का दिन, आपको एक बात पता है, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में 8 चरण में से 4 चरण जुम्मे के दिन है। बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं, वरना कहीं आपको घुसपैठिए न समझ में आने लगे, इसलिए समझदार को इशारा काफी। तो आज भी जुम्मे का दिन था और आज के दिन यह वोटिंग हुई। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। थोड़ा बिहार पर बातचीत करते हैं, फिर आएंगे यूपी के उन 8 सीटों का ब्यौरा लेंगे कि इन दूसरे चरण की 8 सीटें किस करवट जाती दिख रही हैं। तो किशनगंज की लोकसभा सीट का अगर थोड़ा सा समीकरण समझें तो जो 2019 में किशनगंज सीट एकमात्र सीट थी बिहार की 40 में से, जो आज की तारीख के विपक्ष हैं यानी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, उनके खेमे में एक सीट गई थी 40 में से। आरजेडी तो शून्य थी, एकमात्र सीट जो कांग्रेस के पास थी वो किशनगंज सीट थी। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद 3,67,017 वोट पाए थे और जेडीयू के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अशरफ को 3,32,551 वोट मिले थे। यहां दिलचस्प था एआईएमआईएम, उसके प्रत्याशी अख्तरुल इमाम, इनको 2,95,029 वोट मिले थे, लगभग 3 लाख। कांग्रेस के प्रत्याशी 34,461 वोटों से जीत गए थे। ओवैसी ने खूब प्रचार किया था। 2024 में फिर से एआईएमआईएम की तरफ से अख्तरुल इमान प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद आजाद को फिर से प्रत्याशी बनाया है और जेडीयू से मुजाहिद आलम मैदान में। आज की तारीख में अगर इसका विश्लेषण करें
तो किशनगंज वह इलाका है जहां लगभग कहा जाता है कि 62% के आसपास मुसलमान आबादी है किशनगंज में। 62%। इसलिए आप देखेंगे कि तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं और खूब वोट मिलता है इन्हें। 62 से 64% मुसलमान आबादी है। बीजेपी वहां चुनाव नहीं लड़ती, जेडीयू को आगे कर देती है, क्योंकि बीजेपी को फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारना पड़ता, और बीजेपी के सिद्धांतों, उसूलों और राजनीति में यह गवारा नहीं है कि वो किसी घुसपैठिए कोट अनकोट कह रहा हूं, कोट अनकोट डियर प्राइम मिनिस्टर को, उन्हें वो सीट पर टिकट पर चुनाव देते, लड़ने के लिए भेजते एक मुसलमान को। इसलिए जेडीयू चुनाव लड़ती है। जेडीयू की तरफ से मोहम्मद अशरफ, वो फिर से मुजाहिद आलम जेडीयू की तरफ से यहां कैंडिडेट है। मोहम्मद अशरफ को हटा दिया जेडीयू ने, तो जेडीयू की तरफ से मुजाहिद आलम है। देखना दिलचस्प होगा कि किशनगंज की सीट, और याद है आपको 2020 का विधानसभा चुनाव, इसी किशनगंज इलाके में 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी, और उनमें से एक ही अख्तरुल ईमान थे। 4 फिर से आरजेडी में चले गए। इस बार फिर से अपने विधायक अख्तरुल ईमान को एआईएमआईएम ने किशनगंज से प्रत्याशी बनाया है। आज की तारीख में किशनगंज का समीकरण यह बनता है कि जो एआईएमआईएम है उसका एक बड़ा दखल है, वहां लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि एआईएमआईएम की वजह से यह सीट जेडीयू हार रहा है या जीत रहा है। कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस अपने सिटिंग सीट बचा ले जाएगी, लेकिन वहां के लोगों का आकलन ऐसा कहता है कि पूरे देश की मुस्लिम कम्युनिटी में एक मैसेज गया है कि भाई नहीं, यह जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए एक तरफ से विपक्षी गठबंधन को, जैसे मुस्लिम यादव समीकरण वहां पर है, ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जाएगा जेडीयू की तरफ, मुसलमान वोट डिवाइड होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मुसलमान वोट पिछली बार भी डिवाइड हुआ था, इस बार भी डिवाइड होगा। यादव वोट, यादव ठीक ठाक संख्या में, तकरीबन 3-3.5 लाख यादव है वहां पर। 11% किशनगंज की सीट पर यादव है, जो एक मुश्त कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ जाएगा। मुस्लिम वोट में डिवाइड होगा। अगर यह डिवाइड पिछली बार की तरह हुआ तो उस डिवाइड में किशनगंज की सीट कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल में पड़ेगी, लेकिन अभी वहां के समीकरण ये बताते हैं एआईएमआईएम का उतना दखल नहीं है, और वहां पर अभी आज की तारीख में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट है कटिहार। कटिहार में 2019 में जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ था, और कट टू कट मुकाबले में जेडीयू के दुलारी लाल गोस्वामी 57,203 वोट से जीत गए थे, और कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर को हराया था। इस बार फिर से इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। तारिक अनवर को 5 लाख 2,000 समथिंग वोट मिले थे, और दुलाल चंद गोस्वामी को लगभग 5,60,000 वोट मिले थे। इस बार का वहां का समीकरण यह बन गया है कि दुलाल चंद गोस्वामी की के अपने लोकल समीकरण की वजह से वहां उनसे नाराजगी है। तारिक अनवर इलाके में यह भी कहते हुए पाए जा रहे हैं, पुराने नेता हैं, मतलब सोशलिस्ट लीडर हैं, और वो ये भी है कि उनका एक इमोशनल जुड़ाव, एक सहानुभूति लोगों से जुड़ रही है कि यार उनका आखिरी चुनाव है, और इसके तरह से वहां गठबंधन भी हुआ है, एक मजबूत गठबंधन आरजेडी, लेफ्ट पार्टियों का और कांग्रेस का। तो इस लिहाज से तारिक अनवर का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, और कटिहार की सीट गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी किशनगंज और कटिहार आज की तारीख में लगभग दोनों तरफ से, किशनगंज में थोड़ा सा फाइट एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान की वजह से है, लेकिन फिर भी हम एज दे रहे हैं कि किशनगंज की सीट पर गठबंधन जीतेगा। कटिहार की सीट लगभग गठबंधन के खाते में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन हाँ, अंतिम परिणाम 4 को ही आएगा, पर्चा हम नहीं बना रहे बाबा की तरह। तीसरी सीट है पूर्णिया का सीट फंसी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव, जो पहले आरजेडी में शामिल होना चाह रहे थे, नहीं हो पाए, टिकट नहीं मिला, फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने पूर्णिया की सीट पर प्रत्याशी बनाना
सोचा रहा होगा, लेकिन वह सीट चली गई आरजेडी के खाते में। और आरजेडी की तरफ से वहां बीमा भारती, जो 5 बार के विधायक हैं और मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अति पिछड़ी समुदाय से आती हैं, बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया गया है, जो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है और आरजेडी की तरफ है। तो आरजेडी के खाते में सीट जाने से नाराज पप्पू यादव पूर्णिया में अकेले चुनाव लड़ने उतर गए। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सड़क पर है। पप्पू यादव, जिनकी छवि बहुत विवादित भी रही है और बहुत लोकप्रिय भी रही है। पप्पू यादव कभी पटना के बाढ़ में काम करते पाए जाते हैं, तो कभी मरीजों का इलाज करते। मैं उनके दिल्ली वाले आवास में गया हूं, इसलिए इन सारी बातों को तो लेकर मैं भी कहूंगा कि नहीं, एक दिलदार आदमी, एक बड़ा आदमी, लेकिन एक विवादित चेहरा भी। तो उससे लोगों में कितना यकीन पैदा होता है, वो वोट में कितना तब्दील होता है, इस पर निर्भर करेगा कि पूर्णिया की सीट में क्या होगा। इस बात की गंभीरता को देखते हुए खुद तेजस्वी यादव ने कई दिन पूर्णिया में बिताए, बीमा भारती के लिए प्रचार किया। जेडीयू ने संतोष कुमार कुशवाहा को फिर से टिकट दिया है, जिन्होंने 6,32,924 वोट पाए थे, और कांग्रेस के उदय सिंह को 2,63,000 जो वोट से हराया था। इस बार उस बार 65% वोटिंग हुई थी पूर्णिया में। 24 में फिर से संतोष कुमार कुशवाहा हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में बीमा भारती हैं। तो बीमा भारती की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि पूर्णिया में पप्पू यादव को कितना वोट मिलता है, कितना समर्थन मिल पाता है। इसलिए मैं भी पूर्णिया की सीट को थोड़ा सा फंसी हुई सीट मानूंगा, और इसलिए उसको अभी छोड़ देते हैं। कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं, त्रिकोणीय टक्कर हो सकता है। मेरा मानना है कि पप्पू यादव को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाएगा और सीधे बीमा भारती और संतोष कुशवाहा में बंटवारा होगा। बीमा भारती का पलड़ा इसलिए भारी माना जा रहा है क्योंकि बीमा भारती के पास मुस्लिम वोट, यादव वोट, अति पिछड़े समुदाय का वोट, महिला होने का एज और एक कद्दावर नेता होने का, 5 बार के विधायक होने का फायदा, ये पांचों चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, जो एक गंभीर चुनौती में मैं एज देख रहा हूं बीमा भारती को यहाँ की सीट पर, पूर्णिया की सीट पर। अगली सीट है भागलपुर। भागलपुर पर भी आज वोट डाले गए। 2019 में भागलपुर की सीट को जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने जीत दर्ज किया था। अजय कुमार मंडल को 6,18,254 वोट मिले थे। उन्होंने आरजेडी के शैलेश कुमार को हराया था, जिन्हें 3,40,000 वोट मिले थे, और हार का अंतर 2,77,000 था। 2024 में जेडीयू ने फिर से अजय कुमार मंडल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और अजीत शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनकी बेटी हैं नेहा शर्मा, उन्होंने भी रोड शो किया। एक अलग प्रभाव पैदा कर रहे हैं अजीत शर्मा, और उम्मीद ये बताई जा रही है कि यहां भी भागलपुर की सीट पर कांटे की टक्कर है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, एक एंटी इनकम्बेंसी वहां के लोगों से ही हुई है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह सीट भी भागलपुर की सीट विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाने के उम्मीद और का कयास ज्यादा है। बाका आखिरी जिला है जहां आज वोटिंग डाली गई बिहार की। 2019 में गिरधारी यादव ने जीत दर्ज की थी और उन्हें 4,77,000 कुछ वोट मिले थे। आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव हार गए थे चुनाव, 2,77,000 ही वोट मिले और लगभग 2 लाख से वोटों से हार गए। 24 में फिर से ये दोनों लोग आमने सामने हैं, लेकिन अभी इस बात का पूरा दावा नहीं किया जा सकता है कि इनमें से जयप्रकाश नारायण यादव कितना भारी हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिहार के पूरे समीकरण में एक चीज जोड़ दूं जो बहुत जरूरी है, जिसको समझना जरूरी है, कि 2019 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार तब एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब भी हैं, लेकिन अब उनके अपने समुदाय का पूरा इंटैक्ट रहे वोट, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। बिहार में आरजेडी ने जिस तरह से नौकरी के सवाल को अहम बना दिया है, तेजस्वी ने अपनी छवि को जैसे नए रूप में गढ़ा है, और बार बार पलटने से नीतीश कुमार की छवि को जो नुकसान हुआ है, इससे लगभग अति पिछड़े समुदाय के 10% वोटरों को आप देखेंगे इधर से उधर होते हुए। इसलिए इन 5 सीटों से, बिहार की 5 सीटों में से लगभग 4 सीटों पर सीधे एज इंडिया गठबंधन के खाते में दिख रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अमरोहा, जहां से कुंवर दानिश अली बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए थे, और कुंवर दानिश अली इस बार फिर से अमरोहा में सामने खड़े हुए हैं।
उनके सामने बीजेपी की तरफ से कुंवर सिंह तंवर हैं। दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वहां इस बार अभी साफ कह पाना कि दानिश अली जीत ही जाएंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर अमरोहा में बताई जा रही है। दूसरी सीट अगर हम बात करें तो दूसरी सीट है मेरठ। मैं उन 3 सीटों का अब नाम लेने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिन 3 सीटों पर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीतने की स्थिति में है, जिसमें से पहली सीट है मेरठ। मेरठ में सुनीता वर्मा प्रधान, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और ये वही मेरठ है जहां पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया, बधाई, धन्यवाद चौधरी चरण सिंह कहते हुए की थी। अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया था मेरठ से और उन्होंने प्रत्याशी बनाया है अरुण गोविल को। आपको याद है राम राम का चरित्र निभाया था रामायण में अरुण गोविल ने, उसी अरुण गोविल को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। और अरुण गोविल, इतना इंटरव्यू उनका वायरल हो चुका है, जब जब उनसे प्रत्याशी कोई पत्रकार पूछ रहे हैं कि अरुण जी क्या है मेरठ की समस्या, तो कहे पहले चुनाव लड़ लूं, जीत जाऊंगा तब समस्या पे विचार करूंगा। कम से कम दसियों बार अरुण गोविल ये बात कहते पाए गए हैं और यह सवाल गंभीर बन चुका है, बाहरी का सवाल। जब बात हुई कि राम आए हैं, राम वोट मांगने आए हैं, राम चुनाव लड़ रहे हैं, आप राम को नाराज तो नहीं करेंगे। चुनाव आयोग बड़ा खुश हो जाता है, कई बार भगवान की बात है, उस पर कोई नोटिस नहीं दी जाती। आप राम के नाम पर वोट मांगिए, आप राम बनकर घूम जाइए, राम की तस्वीर लेकर रैली में, चुनावी रैली में उतर जाइए। लेकिन चूंकि अच्छे दिन हैं तो चुनाव आयोग ऐसा कोई जहमत नहीं उठाता, आराम से सो रहा है। लेकिन मेरठ की सीट पर यह बाहरी बनाम भीतरी का एक अच्छा समीकरण बन गया है। अरुण गोविल की आज की तारीख में हालत बहुत खस्ता है और जो प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा, असल में वो मेरठ के मेयर रह चुकी हैं और याद रखिएगा वो मेयर तब थी जब बीजेपी वहां से बहुत मजबूत, पुख्ता तरीके से बहुत मजबूत रही सुनीता वर्मा दलित समाज से आती हैं और ये समाजवादी पार्टी का एक अप्रत्याशित राजनीति है जिस पर बात नहीं होती, क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी पर बात करनी है तो केवल परिवारवाद और नकारात्मक चीजें होती हैं। जो सकारात्मक और राजनीति में बदलाव लाने की शुरुआत होती है उस पर बात कम होती है, मीडिया इसको तवज्जो नहीं देती। मेरठ वो सीट है जो सामान्य सीट है, भले उस पर 2 बार टिकट बदला गया, एक बार भानु प्रताप सिंह को दिया गया, फिर अतुल प्रधान को दिया गया, लेकिन तीसरी बार सुनीता वर्मा को दिया गया। सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट चुनाव मैदान में, और वो दलित कैंडिडेट जो बीजेपी के दबंगई के सामने भी, बीजेपी के मजबूती के सामने भी मेयर रही हैं, लंबे समय के राजनीति का अनुभव है। उनके पति योगेश वर्मा कद्दावर नेता माने जाते हैं और उससे ज्यादा वो अम्बेडकराइट हैं, एक ऐसे दलित जो आज की तारीख में आंख डाल करके लड़ना जानता है और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आगे रख करके लड़ रहा है। तो यह समीकरण ऐसा बन रहा है कि मेरठ की सीट आज की तारीख में मैं अपने विश्लेषण के आधार पर उसे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई देख रहा हूं। अमरोहा के लिए मैंने बताया कि मामला भी 50-50 है। दानिश अली अच्छा टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी वहां कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी सीट है अलीगढ़, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। सतीश कुमार गौतम है, बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन उनके खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है। उनके सामने विजेंदर सिंह है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आज की तारीख में अलीगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का एज है वो कांटे की टक्कर में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सतीश गौतम को लेकर के बड़ी गहरी नाराजगी अलीगढ़ के वोटरों में रही है। कई तरह के विवादित बयान उनके रहे हैं, कई तरह की चीजों में उनको लेकर के आपत्तियां रही हैं, लोग उनसे शिकायत और बहुत तरह की चीजें करते रहे। मेरठ की बात करें तो 6 लाख मुस्लिम वोट है मेरठ में और दलित वोट 3 लाख है और बाकी सारे वोट बराबर की संख्या में वैश्य, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, त्यागी, ठाकुर, सैनी, कश्यप, ये सारे मेरठ के सीटों के समीकरण हैं। वैसे अलीगढ़ की सीटों में भी एक अच्छी खासी आबादी मुसलमान वोटर की है जो इस बार विजेंदर सिंह को मिल रही है। अगर जैसे सुनीता वर्मा मेरठ की सीट पर दलित समुदाय का अच्छा खासा वोट, चूंकि बसपा भी लड़ रही है, बसपा भी अलीगढ़ में प्रचार कर चुकी हैं, बहन जी भी गई थी, आकाश आनंद भी गए थे और बड़ा सख्त तेवर में आकाश आनंद आजकल भाषण दे रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो दलित समुदाय का संविधान बचाने वाला समीकरण है वो
एक तरफा तो नहीं जाएगा, उसमें डिवाइड होगा। और अगर सुनीता वर्मा अपने आधे वोट भी ले आती हैं और मुस्लिम समुदाय का ठीक-ठाक वोट उन्हें मिलेगा, तो इससे वो मेरठ की सीट जीत रही हैं। ऐसे ही अलीगढ़ की सीट पर विजेंद्र सिंह बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं, अगर वो अपने समुदाय का वोट लेने आए। तो मैं अलीगढ़ की सीट को भी इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के खाते में मानता हूँ। तीसरी सीट है मतलब अमरोहा, मथुरा, अमरोहा, मेरठ और अलीगढ़। ये तीनों सीटें आज की तारीख में मेरा मानना है कि वो इनके साथ जा रही है। मथुरा में फिर से हेमा मालिनी है और मथुरा में मुकेश धनकर जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी वो अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। कहना मुश्किल है कि वो खाते में किसके जाएगी आज की तारीख में। वहां 50-50 का आंकड़ा है, क्योंकि लोग हेमा मालिनी को कम से कम प्रत्याशी के तौर पर थोड़ा सवाल उठाते हैं, तो देख ही रहे हैं। बागपत की सीट की बात करें तो राजकुमार सांगवान आरएलडी के चुनाव निशान पर सामने है। अमरपाल शर्मा जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक मतभेद है। वहां ये चीजें चल रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी उस तरह से सक्रिय नहीं रही जिसका उम्मीद बीजेपी को थी, क्योंकि आरएलडी को जितनी उम्मीद बीजेपी से थी कि वो जितनी मदद करेगी, गाड़ियां मुहैया कराएगी, आरएलडी के नेताओं के बयान आने लगे कि उनको कोई गाड़ी नहीं दी जा रही है, वो प्रचार करने के सके संसाधन नहीं मिल रहा है। और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी कि कल तक जिनके खिलाफ लड़ते रहे 10-15 साल से, उनके पक्ष में वोट मांगने जा रहे हैं, तो उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बागपत की सीट पर भी मामला 50-50 बना हुआ है। तो अमरोहा, मेरठ, अलीगढ़ और ये सीटें तीन तो लगभग उधर जा रही हैं, बागपत पे फाइट है। जैसे गाजियाबाद की बात करें तो अतुल गर्ग के सामने डॉली शर्मा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, एक मजबूत चुनौती पेश कर रही हैं आज की तारीख में। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर मुकेश शर्मा से बहुत नाराजगी है लोगों में, 2 बार के वहां के सांसद रह चुके हैं, बहुत तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। महेंद्र नागर को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, जो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बुलंदशहर की बात करें तो भोला सिंह बीजेपी के हैं, जिनके सामने शिवम वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से चुनौती पेश कर रहे हैं। तो इस तरह से 8 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, जिसमें से डॉली शर्मा, दानिश अली और मुकेश धनकर ये सीधे सीधे एक अच्छी चुनौती पेश करते दिख रहे हैं, जिनमें से दानिश अली को ज्यादा एज है, डॉली शर्मा भी एक अच्छी टक्कर दे रही हैं। इसलिए यहां से अगर 2 सीटें निकालने और 3 सीटें मेरठ, अलीगढ़ और बागपत, तो 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें आज की तारीख में 8 में से 5 सीटें जिसमें आज विपक्षी दलों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 3 सीटें ऐसी हैं जिसे मैं आज भी मानूंगा कि वो बीजेपी के पक्ष में है, हालांकि लड़ाई अभी भी वहां पर तगड़ी है। तो इस तरह का समीकरण जो बन रहा है दूसरे चरण का, ये तो बिहार और यूपी ही मैंने 2 राज्यों का विश्लेषण करने की कोशिश की। बिहार में भी 5 में से लगभग आज की तारीख में 4 सीटें सीधे इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रही हैं। अंतिम परिणाम क्या आता है ये तो अभी देखना, इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून को ही तय होगा, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन रुझान ये बताते हैं कि 5 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं बिहार में। और उत्तर प्रदेश में 8 में से आज की तारीख में 4 तो पक्का है, 5 सीटों का मैं दावा करूंगा कि 8 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त में है, लेकिन चुनौती उसे अच्छी खासी मिल रही है। तो उधर नीतीश कुमार का जाना और इधर जयंत चौधरी का जाना, ये दोनों आज की तारीख में बीजेपी को उतना फायदा नहीं पहुंचा रहा है जितना बीजेपी चाहती थी। अब यही इम्तिहान हमारे विश्लेषण का भी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख पाते हैं? क्या चौधरी चरण सिंह के नाम पर, चौधरी अजीत सिंह के नाम पर चौधरी जयंत चौधरी अपने वोटरों को उस तरह से दिखाना कामयाब हो पाते हैं? क्योंकि ये वही दूसरा चरण है जिसके लिए जाटों की नाराजगी मोल लेने से बचने वाली, डरने वाली बीजेपी आज तक कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में आज तक बचती रही है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी 2019 वाली स्थिति में कहीं से भी नहीं दिख रही है, किसी भी हालत में नहीं दिख रही है, और चुनाव की खामोशी ये बयां कर रही है। और बीजेपी के नेताओं की बड़बोलापन अभी इशारा कर रहा है कि मामला मुश्किल में फंसता जा रहा है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।